वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा था, जिसकी बेसिक चीज़ें क्या थी कि उसकी खोज या उसका अध्ययन सबसे पहले विल्किन नामक साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने 1952 ने 1953 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि डीएनए का आणविक भार 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डाल्टन के मध्य होता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स से मिलकर बना हुआ होता है, या इसमें 2 हेलिकल्स पाए जाते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। जो डीएनए का आधार स्तंभ है वो फॉस्फेट और शुगर मिलकर बनाते हैं। डीएनए के मध्य भाग में नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। और अगर डीएनए की चेन 5' से शुरू हो रही है तो 3' पे ख़त्म होगी, और 3' से शुरू हो रही है तो 5' पे ख़त्म होगी। एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। इसमें 2 टाइप की ग्रूव्स पाई जाती है, मेजर एंड माइनर ग्रूव। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके अलावा इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होगा, इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके एक कुंडलन की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके एक कुंडलन में या एक हेलिकल में जो बेस पेयर्स होंगे वो 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इसके एक पेंटोज शुगर से दूसरे पेंटोज शुगर के बीच की जो दूरी होती है वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो मोस्टली सजीवों में पाए जाने वाला डीएनए होता है वो बी टाइप का डीएनए होता है, जो राइट हैंडेड घुमा हुआ होता है, या हेलिकल उसका राइट हैंडेड होता है, क्लॉकवाइज होता है। फिर उसके बाद में मैंने ए, बी, सी, डी और जेड टाइप के डीएनए आपको बताए थे। उसके अलावा कुछ टर्म्स थी, जैसे कि डीएनएज नामक एंजाइम की हेल्प से डीएनए को काटा जाता है, या डीएनए के लिए मॉलिक्यूलर कैंची के रूप में या आणविक कैंची के रूप में डीएनएज एंजाइम को यूज़ लिया जाता है और उसकी हेल्प से डीएनए को काटा जाता है। फिर आता है डीनेचुरेशन। तो मैंने बताया था डीनेचुरेशन क्या होता है। अगर डीएनए को बहुत ही ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन बंध टूटने से दोनों चेन्स या दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती है। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। और जब इस डीएनए को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है तो धीरे धीरे इनमें हाइड्रोजन बंध का बनना प्रारंभ हो जाता है, और ये चेन्स एक दूसरे से फिर से जुड़ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन। नेक्स्ट आपके मैंने जनरल बताया था गुणसूत्र या क्रोमेटिन। तो अंतरावस्था में न्यूक्लियस में जालिकावत धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जो हल्की अभिरंजित होती है। तो न्यूक्लियस में या केंद्रक में इंटरफेज या अंतरावस्था में रेटिकुलेट या जालिकावत हल्की अभिरंजित धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो
न्यूक्लियस में इंटरफेज अवस्था में जालिकावत, हिंदी वाले, जालिकावत हल्की अभिरंजित धागेनुमा पतली संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो न्यूक्लियस में अंतरावस्था में या इंटरफेज में धागेनुमा जालिकावत हल्की अभिरंजित संरचनाएं पाई जाती है जो पतली और धागेनुमा होती है, इन्हें कहते हैं क्रोमोनिमेटा। लेकिन ये देखो, आप मान लो कि ये कोई सेल है और मीन्स ये यूकेरियोटिक सेल है, ये है इसका सेंटर में न्यूक्लियस। तो यह इंटरफेज में धागेनुमा पतली जालिकावत और हल्की अभिरंजित संरचनाएं होती है जिन्हें कहते हैं क्रोमोनिमेटा। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये धागेनुमा पतली जालिकावत हल्की अभिरंजित संरचनाएं मोटी व संघनित संरचनाओं में बदल जाती है। मैं यहाँ क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो पतली जालिकावत हल्की अभिरंजित संरचनाएं थी वो मोटी संघनित धागेनुमा संरचना में बदल जाती है। इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। तो क्या होगा कि अंतरावस्था में पाई जाने वाली धागेनुमा पतली जालिकावत हल्की अभिरंजित संरचना को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो यह जालिकावत पतली धागेनुमा संरचना मोटी संघनित धागेनुमा संरचना में बदल जाती है, तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन है ये केंद्रक में रेटिक्यूलेट नेटवर्क या जालिकावत नेटवर्क स्थापित करते हैं और इंटरफेज में इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को या इंटरफेज में इस धागेनुमा संरचना को एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करने पर इसमें दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। तो जो इंटरफेज में धागेनुमा पतली संरचनाएं थी, इन धागेनुमा पतली संरचनाओं को इंटरफेज में हम अभिरंजित कर सकते हैं। तो जब इंटरफेज में इस धागेनुमा संरचना को जो डाई होती है एक प्रकार की, जो आनुवांशिक पदार्थ को या डीएनए या आरएनए को स्टेन कर सकती है, जिसे कहते हैं एसिटोकार्मिन। तो ये एक प्रकार की डाई या अभिरंजन होता है, स्टेन होता है, जिसकी सहायता से हम डीएनए को स्टेन कर सकते हैं। तो इंटरफेज में जब ये डीएनए थ्रेड लाइक होता है तो इसे हम एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करते हैं या स्टेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो थ्रेड नुमा संरचना है उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। तो दो भाग दिखाई देंगे, कौन कौन से? मैं डिफरेंस के साथ इनको याद करवा देती हूँ, क्योंकि आपके जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं
या तो उनमें कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं या यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। या आप कैसे पूछ सकते हैं कि क्रोमेटिन के टाइप बताइए या क्रोमेटिन में कौन कौन से 2 भाग पाए जाते हैं, उसके बेस पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। तो 2 टाइप कौन कौन से हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हिंदी में हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो मैं इनको आपस में 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ और मैं इनके बेसिक डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स या इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस बताओ, या इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो फर्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये क्या होते हैं, जब हम इंटरफेज में उस धागे नुमा संरचना को स्टेन करते हैं तो 2 क्षेत्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो इंटरफेज में धागे नुमा संरचना को एसिटोकार्बीन से अभिरंजित करने पे 2 क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, यह संघनित व अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है और ये कम संघनित व कुंडलित संरचना होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि जब हमने क्रोमेटिन को एसिटोकार्बीन से स्टेन किया तो उसमें 2 क्षेत्र दिखाई पड़ते थे, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो संघनित व अत्यधिक, या मैं बोलूँ अत्यधिक संघनित व अत्यधिक कुंडलित संरचना थी और ये कम संघनित व कम कुंडलित संरचना थी। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, यह क्रोमेटिन के संघनित स्थानों पे पाया जाता है और ये क्रोमेटिन के कम संघनित स्थानों पर पाया जाता है या असंघनित स्थानों पर पाया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, यह संघनित व अत्यधिक कुंडलित स्थानों पर पाया जाता है या कम संघनित व कुंडलित स्थानों पर पाई जाने वाली संरचना होती है। फिर सेकंड डिफरेंस क्या था, दूसरा अंतर, यह क्रोमेटिन के संघनित स्थानों में पाया जाता है और यह कम संघनित स्थानों पर पाया जाता है। थर्ड क्या है, यह अधिक अभिरंजित होते हैं या गहरे अभिरंजित होते हैं। मीन्स जब इस क्रोमेटिन को हम अभिरंजित करते हैं किसकी सहायता से, एसिटोकार्बीन की सहायता से। तो हम एसिटोकार्बीन की सहायता से जब इसे अभिरंजित करेंगे तो यह अधिक या गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं और यह कम अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। ठीक है। फिर होता है इसमें फोर्थ टाइप कि इसमें डीएनए कम एक्टिव होता है। मीन्स इस क्षेत्र का डीएनए कम एक्टिव होता है और इस क्षेत्र का डीएनए अधिक एक्टिव होता है। ठीक है। तो या तो हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र में पाया जाने वाला डीएनए निष्क्रिय होगा या फिर कम एक्टिव होगा, जबकि जो यूक्रोमेटिन क्षेत्र में पाया जाने वाला डीएनए होता है वो डीएनए अधिक एक्टिव होता है। तो ये जो डीएनए कम एक्टिव होता है वो एमआरएनए का या मैसेंजर आरएनए का डीएनए
जिसका कम एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली बात है कि डीएनए अगर कम एक्टिव होगा तो एमआरएनए का निर्माण भी या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो डीएनए कम एक्टिव है तो एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं करता है, जबकि यूक्रोमेटिन का डीएनए अधिक सक्रिय होता है या एक्टिव होता है और मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। यह कार्य की दृष्टि से कम एक्टिव होता है और यह कार्य की दृष्टि से अधिक एक्टिव होता है। तो यह कार्य की दृष्टि से कम एक्टिव होगा क्योंकि इसका डीएनए ही कम एक्टिव है इसलिए, और यह कार्य की दृष्टि से अधिक एक्टिव होता है। फिर है यह क्रॉसिंग ओवर में हेल्पफुल नहीं होता है या कम हेल्पफुल होता है, और यह क्रॉसिंग ओवर में हेल्पफुल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में कम हेल्पफुल होता है और यह क्रॉसिंग ओवर में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या मैं यूँ बोलूँ कि यह क्रॉसिंग ओवर में या जीन विनिमय में हेल्प नहीं करता है और यह जीन विनिमय करता है। कैसे कि यह गहरे या अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, तो जब संरचना ही बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है तो कोई भी जीन आसानी से इस पे जुड़ नहीं सकता, और जब वो जीन जुड़ेगा ही नहीं तो उसका क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कैसे होगा। तो यह क्रॉसिंग ओवर के लिए या जीन विनिमय के लिए हेल्पफुल नहीं होता है या कम होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यह संरचना अत्यधिक कुंडलित होती है। अत्यधिक कुंडलित या संघनित होने के कारण किसी अन्य जीन के इस पे आकर जुड़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उस जीन को वहाँ स्थान ही नहीं मिल पाता है। इसलिए यह क्रॉसिंग ओवर के लिए हेल्पफुल नहीं होता है या कम होता है। जबकि क्रॉसिंग ओवर के लिए हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि ये कम संघनित संरचना होती है, और जब संरचना ही कम संघनित होगी तो दूसरे जीन को यहाँ के जुड़ने के लिए स्थान मिल जाएगा और वहाँ से जीन का विनिमय आसानी से हो सकता है। फिर इस पे होता है कि इसमें वातावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक होता है और इस पे वातावरणीय कारकों का प्रभाव कम होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र में वातावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक होता है, जबकि जो यूक्रोमेटिन होता है वहाँ पे वातावरणीय कारकों का प्रभाव जैसे कि सेक्स, टेम्परेचर, हीट, आदि। तो इस पे बाह्य फैक्टर या वातावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक होता है और इस पे वातावरणीय कारकों का या बाह्य फैक्टर्स का प्रभाव अधिक होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में बाह्य कारकों का या वातावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक होता है, जबकि यूक्रोमेटिन में इनका प्रभाव कम होता है। और ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एज, सेक्स, टेम्परेचर, हीट आदि। और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन या पुनर्लिपिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन कम होता है और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन या पुनः प्रतिलिपिकरण अधिक होता है। तो आपके जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसे भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। थैंक यू।